रेडी, स्टार्ट कर। चलिए भाई, सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। लास्ट हम लोगों ने एंथर की संरचना हम देख रहे थे। टीवी बंद है पीछे वाला। ठीक है, अब एक मिनट। अब लास्ट में अपन किसकी बात कर रहे थे कि ये जो पराग कोश या एंथर की हम बात कर रहे थे। तो एंथर को अपन किस नाम से जानते हैं? लघु बीजाणुधानी। मतलब ये भी क्या है? बीजाणुधानी है। और इसका निर्माण भी किस प्रकार से होगा? यूस्पोरेंजिएट। हमने देखा था जब हम टेरिडोफाइट्स की बात कर रहे थे कि हमारे पास जो स्पोरेंजिया होता है वो दो प्रकार का होता है, या तो लेप्टोस्पोरेंजिएट या यूस्पोरेंजिएट। तो आवृत बीजियों के अंदर ये जो लघु बीजाणुधानी बनेगी या ये जो स्पोरेंजिया होगा, ये किसका उदाहरण है? यूस्पोरेंजिएट। फिर अब जब हम एंथर की भित्ति की बात करेंगे तो हमने कहा था सबसे बाह्य परत कौन सी होती है? एपिडर्मिस। और सबसे बाह्य परत एपिडर्मिस है, इसमें द्विगुणित कोशिकाओं का समूह होगा। फिर एपिडर्मिस के भीतर कौन सी परत होगी हमारे पास? एंडोथीसियम होगी। एंडोथीसियम के भीतर की तरफ हमारे पास एक से मतलब बहुस्तरीय क्या पाई जाएगी? मध्य परत, या जिसे क्या कहेंगे? मिडिल लेयर। और सबसे आंतरिक परत वो हमारे पास क्या होगी? टेपिटम। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखेंगे, मतलब हेडिंग डाल देंगे पराग कोश या एंथर। हेडिंग पराग कोश या एंथर। ठीक है, तो सबसे पहले तो लिख लेंगे एंथर अथवा लघु बीजाणुधानी की उत्पत्ति। एंथर अथवा लघु बीजाणुधानी की उत्पत्ति यूस्पोरेंजिएट प्रकार की होती है। एंथर अथवा लघु बीजाणुधानी की उत्पत्ति यूस्पोरेंजिएट प्रकार की होती है। और इसमें देखो कितने ऐसे पिंड दिखाई दे रहे हैं? 4। तो इसको हम ब्रैकेट में आप कह सकते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट भी कहते हैं। 4 होते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? टेट्रास्पोरेंजिएट। ब्रैकेट में टेट्रास्पोरेंजिएट। फिर नेक्स्ट लिखेंगे हेडिंग एंथर की भित्ति या पराग कोश की भित्ति। एंथर या पराग कोश की भित्ति। पराग कोश की भित्ति में पराग कोश की भित्ति में निम्न परत पाई जाती है। पराग कोश की भित्ति में निम्न परत या निम्न परतें पाई जाती हैं।
सबसे पहली एपिडर्मिस। सबसे पहली एपिडर्मिस, सबसे बाह्य परत, सबसे बाह्य परत एवं सुरक्षा में कार्य। सबसे बाह्य परत व सुरक्षा में कार्य। दूसरी एंडोथीसियम। यह एपिडर्मिस के भीतर की ओर पाई जाती है। एपिडर्मिस के भीतर की ओर पाई जाती है। और इसमें सेल्यूलोज के स्थूलन, थिकनिंग्स पाई जाती हैं। और इसमें सेल्यूलोज के स्थूलन यानी थिकनिंग्स पाई जाती हैं। सेल्यूलोज के स्थूलन, मोटाई मतलब थिकनिंग पाई जाती है। नेक्स्ट मध्य परतें। नेक्स्ट मिडिल लेयर्स या मध्य परतें। यह बहुस्तरीय होती हैं। यह मल्टी लेयर्ड, यह बहुस्तरीय होती हैं, अर्थात 1 से 3 परतों से बनी होती है। अर्थात 1 से 3 परतों से बनी होती है। और जिस पे सवाल सबसे प्रमुख बनेगा तो वो आखिरी टेपिटम। काम की या सवाल बनने वाली यही है। अब देखिए, कल अपन ने बात की थी, ये जो सबसे आंतरिक परत तो है, इसकी खासियत क्या थी कि एक तो ये कैसी थी, बहुकेंद्रकीय थी। एक से अधिक केंद्रक इसमें पाए जाते हैं, इसलिए बहुकेंद्रकीय थी। और क्या दर्शाती थी, बहुगुणिता भी दर्शाती थी, पहली चीज। अब अपन काम की बात करें तो इसका प्रमुख काम तो पोषण प्रदान करना है। पोषण प्रदान करना है, इसलिए इसको क्या कहते थे, नर्स उत्तक। इसके अलावा 2 और कार्य आपको टेपिटम के ध्यान में रखने हैं। मतलब टेपिटम के कुल मिलाकर हम 3 कार्य देखेंगे। पहला कार्य तो अपन ने टेपिटम का देख लिया कि इसको हम नर्स उत्तक, पोषण प्रदान करने में काम करता है, नर्स उत्तक है। दूसरा, ये टेपिटम आगे चलकर प्रोयूबिशकाय का निर्माण करती है। टेपिटम से किसका निर्माण होता है, प्रोयूबिशकाय। और ये जो प्रोयूबिशकाय हैं, आगे चल के हम देखेंगे किसका निर्माण करेंगे, स्पोरोपोलेनिन। जंतु में सबसे ठोस पदार्थ कौन सा होता है जंतु जगत में, दांतों में पाया जाने वाला इनेमल। और पादप जगत में सबसे ठोस पदार्थ कौन सा होता है, स्पोरोपोलेनिन। हम आगे देखेंगे ये पादप जगत में सबसे कठोर पदार्थ होता है स्पोरोपोलेनिन। और ये स्पोरोपोलेनिन कहां पाया जाता है, पराग कणों की सबसे बाह्य परत पर पाया जाता है। तो स्पोरोपोलेनिन का निर्माण कौन करेगा, प्रोयूबिशकाय। और प्रोयूबिशकाय का निर्माण कौन करते हैं, टेपिटम करता है। इसके अलावा टेपिटम जो है वो एक चिपचिपा पदार्थ, तेल रूपी चिपचिपा पदार्थ पोलन किट का निर्माण भी करता है। और इससे जो आपके पराग कण हैं वो चिपचिपे हो जाते हैं। और चिपचिपे होने के कारण पक्षियों के पैर में चिपक जाते हैं, जाकि आसानी से परागन या पॉलिनेशन हो सके। तो 3 काम, सबसे प्रमुख काम तो पोषण देना है। दूसरा, प्रोयूबिशकाय का निर्माण करने के बाद क्या होगा, स्पोरोपोलेनिन का निर्माण। और एक तेल रूपी पदार्थ पोलन किट का निर्माण भी करेगी। तो लिखेंगे टेपिटम में पहला तो यह भित्ति की सबसे आंतरिक परत होती है।
भित्ति की सबसे आंतरिक परत और बहुगुणिता व बहुकेंद्रकीय एवं बहुकेंद्रकीय व बहुगुणिता दर्शाती है। आवाज बढ़ो। ये भित्ति की सबसे आंतरिक परत होती है तथा बहुकेंद्रकीय मल्टीन्यूक्लिएटेड एवं बहुगुणिता दर्शाती है, पॉलीप्लॉइडी। बहुकेंद्रकीय एवं बहुगुणिता दर्शाती है। फिर टेपिटम के कार्य। टेपिटम के कार्य। पहला, लघु बीजाणु अथवा पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। लघु बीजाणु अथवा पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, इसे नर्स टिश्यू या नर्स उत्तक कहा जाता है। नर्स टिश्यू या नर्स उत्तक कहा जाता है क्योंकि पोषण प्रदान करती है। फिर दूसरा कार्य, यह प्रोयूबिश काय का निर्माण करती है। प्रोयूबिश काय का निर्माण करती है जो आगे चलकर स्पोरोपोलेनिन बनाते हैं। प्रोयूबिश काय का निर्माण करती है जो आगे चलकर स्पोरोपोलेनिन बनाते हैं। स्पोरोपोलेनिन बनाते हैं। और तीसरा कार्य, यह एक तेल रूपी पोलन किट का स्त्रावन करती है। तेल रूपी पोलन किट का स्त्रावन करती है। तेल रूपी पोलन किट का स्त्रावन करती है जो पराग कणों को चिपचिपा बनाता है। जो पराग कणों को चिपचिपा बनाता है। तो ये सब किसके कार्य हो गए? टेपिटम के। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। अब देखिए, ये तो अपन ने पराग कोश की या एंथर की भित्ति देखी। अब भित्ति के अंदर की अपन बात करें तो भित्ति के अंदर की तरफ यानी पराग कोश के भीतर की तरफ पैरेन्काइमा कोशिकाओं का समूह पाया जाएगा। और इन पैरेन्काइमा कोशिकाओं के समूह को हम किस नाम से जानते हैं? स्पोरोजिनस उत्तक, या जिसे हम कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। तो पराग कोश की भित्ति तो हमने देख ली। भित्ति में अपन ने देख लिया 4 प्रकार की परत पाई जाती है। अब भीतर की तरफ पैरेन्काइमा कोशिकाओं का समूह होता है जिसे हम क्या कहते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू। और यही स्पोरोजिनस टिश्यू की कोशिकाएं अब किसका निर्माण करेंगी? लघु बीजाणु या पराग कणों का। और उस प्रक्रिया को अपन क्या कहेंगे? लघु बीजाणु जनन। तो सबसे पहले तो एक पॉइंट लिख लेंगे, पराग कोश में भीतर की ओर, पराग कोश में भीतर की ओर, पराग कोश में भीतर की ओर
पैरेनकाइमा कोशिकाओं का समूह परागकोश में भीतर की ओर पैरेनकाइमा कोशिकाओं का समूह स्पोरोजिनस उत्तक पाया जाता है। भीतर की ओर पैरेनकाइमा कोशिकाओं का समूह स्पोरोजिनस उत्तक पाया जाता है। ठीक है, अब ये स्पोरोजिनस उत्तक से क्या बनेगा? लघु बीजाणु बनेगा। तो अब हम हेडिंग डाल देंगे लघु बीजाणु जनन, या जिसे कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब लघु बीजाणु जनन में क्या ध्यान में रखेंगे एक एक करके। सबसे पहले लघु बीजाणु जनन की हम बात करें तो स्पोरोजिनस उत्तक जो होती है, स्पोरोजिनस उत्तक की कोई भी कोशिका किसके रूप में काम कर सकती है? पराग माता कोशिका के रूप में। पराग माता कोशिका को हम कहते हैं पोलन मदर सेल। और पोलन मदर सेल, इस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा, मियोसिस होगा, इसलिए इस कोशिका को हम और किस नाम से जानते हैं? मियोसाइट। मियोसाइट हर उस कोशिका को कहा जाता है जो अर्धसूत्री विभाजन दर्शा सकती है। तो स्पोरोजिनस उत्तक की कोई भी कोशिका किसके रूप में काम करेगी? पराग माता कोशिका या मियोसाइट के रूप में काम करेगी। अब इसमें क्या होगा? एक 2n ले लिया, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस फर्स्ट से कितनी कोशिकाएं बनेंगी? 2, और मियोसिस 2 से टोटल कितनी बन जाएंगी? 4। तो अर्धसूत्री विभाजन से 4 अगुणित किसका निर्माण होता है? लघु बीजाणु का। तो हम लोग कौन सी प्रक्रिया पढ़ रहे हैं? लघु बीजाणु जनन। स्पोरोजिनस उत्तक की कोई भी कोशिका किसके रूप में काम कर सकती है? पराग माता कोशिका या मियोसाइट के रूप में। इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन से 4 अगुणित क्या बनेंगे? लघु बीजाणु बनेंगे। अब इसमें एक अपवाद याद रखना है। एक ऐसा पादप होता है साइप्रस। साइप्रस एकमात्र ऐसा आवृत बीजी है जिसमें एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 लघु बीजाणु की जगह पर केवल एक लघु बीजाणु बनता है। बाकी सारे आवृत बीजियों में कितने लघु बीजाणु बनेंगे? 4 माइक्रोस्पोर। लेकिन साइप्रस एक अपवाद है, इसमें केवल एक ही लघु बीजाणु बनेगा। अब ये जो 4 लघु बीजाणु बनते हैं, ये चारों लघु बीजाणु एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये चारों लघु बीजाणु एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और चारों लघु बीजाणु को एक दूसरे से जोड़ के रखने में एक परत काम करती है जिसे कहते हैं कैलोस। तो कैलोस एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है और ये जो कैलोस है, कैलोस की परत इन चारों लघु बीजाणु को एक साथ जोड़ के रखती है और चारों लघु बीजाणु एक साथ जुड़ के रहते हैं। इसे क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड, या इसकी हिंदी चतुष्क। तो एक अर्धसूत्री विभाजन से कितने बने? 4 लघु बीजाणु बने। चारों लघु बीजाणु एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, किस रूप में? टेट्राड के रूप में। और कौन सी परत इनको जोड़ के रखती है? कैलोस की परत जोड़ के रखती है। लेकिन एक अर्धसूत्री विभाजन से एक लघु बीजाणु किसमें बनेगा? साइप्रस में। लिखेंगे हां, किसमें? साइप्रस में। साइप्रस में 3 अपभ्रष्ट हो जाते हैं, एक ही सक्रिय रहता है। क्रियाशील, हमारे हमेशा क्रियाशील की बात होती है, एक ही रहता है। हाँ, तो लघु बीजाणु जनन में लिखेंगे पहला तो स्पोरोजिनस उत्तक की प्रत्येक कोशिका स्पोरोजिनस उत्तक
की प्रत्येक कोशिका पराग माता कोशिका स्पोरोजिनस उत्तक की प्रत्येक कोशिका पराग माता कोशिका अथवा मियोसाइट के रूप में कार्य कर सकती है। पराग माता कोशिका अथवा मियोसाइट के रूप में कार्य कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, पराग माता कोशिका में मियोसिस के द्वारा पराग माता कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 अगुणित लघु बीजाणु का निर्माण होता है। यहां पे एक नोट लिख लेंगे, साइप्रस पादप में एक अर्धसूत्री विभाजन से साइप्रस पादप में एक अर्धसूत्री विभाजन से केवल एक लघु बीजाणु ही निर्मित होता है। एक अर्धसूत्री विभाजन से केवल एक लघु बीजाणु ही निर्मित होता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह चारों लघु बीजाणु एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। यह चारों लघु बीजाणु एक दूसरे से जुड़े रहकर एक टेट्राएड के रूप में पाए जाते हैं। चारों लघु बीजाणु, अभी पोलन ग्रेन्स नहीं बने हैं, लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर लिखो। यह चारों लघु बीजाणु एक दूसरे से जुड़े रहकर टेट्राएड के रूप में पाए जाते हैं, चतुष्क के रूप में पाए जाते हैं। और इनको जोड़ के कौन रखेगा? कैलोस। ब्रैकेट में लिख लेंगे, आपस में कैलोस परत के द्वारा जुड़े रहते हैं। आपस में कैलोस परत के द्वारा जुड़े रहते हैं। आपस में कैलोस परत के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो अब हमारे पास क्या हो गया भाई? ये आपके पास 4 लघु बीजाणु का निर्माण हो गया। अब क्या होगा? अब हमारे पास ये आपके पास कैलोस परत के माध्यम से ये चारों लघु बीजाणु किस रूप में व्यवस्थित हैं? टेट्राएड के रूप में व्यवस्थित हैं। अब धीरे क्या होता है, ये टेट्राएड के भी शेप्स होते हैं अलग अलग। आप इतना याद रखिएगा कि द्विबीज पत्रियों में ये जो टेट्राएड होता है इसका शेप होता है टेट्राहीड्रल। टेट्राहीड्रल का मतलब है 3 आपको आगे से दिखाई देंगे और एक पीछे की तरफ होता है। और एक बीज पत्रियों में यानी मोनोकॉट्स में ये टेट्राएड कैसे होते हैं? समद्विपार्श्व यानी आइसोबाइलैटरल, चारों एक ही प्लेन में पाए जाते हैं। तो ये टेट्राएड का जो शेप है द्विबीज पत्रियों में कैसा होगा? टेट्राहीड्रल। टेट्राहीड्रल को हिंदी में
चतुष्पर्तीय, फ चतुर्थ फलकीय, चतुष्क फलकीय, और आइसो बाइलैटरल तो पता है सम द्विपार्श्व। तो ये जो टेट्राड है, ये लघु बीजाणु का चतुष्क जो है या लघु बीजाणु का टेट्राड के दो शेप्स याद रखने हैं। द्विबीज पत्रियों में इसका शेप होता है चतुष्क फलकीय, और एक बीज पत्रियों में इसका आकार कैसा होता है, सम द्विपार्श्व। तो लिख लेंगे, मतलब लघु बीजाणु, नहीं हेडिंग नहीं, आगे पॉइंट चल रहा है। लघु बीजाणु चतुष्क या माइक्रोस्पोर टेट्राड, लघु बीजाणु चतुष्क या टेट्राड का आकार द्विबीज पत्रियों में, का आकार द्विबीज पत्रियों में चतुष्क फलकीय होता है। द्विबीज पत्रियों में चतुष्क फलकीय होता है, टेट्राहीड्रल। और एक बीज पत्रियों में, और एक बीज पत्रियों में सम द्विपार्श्व होता है, आइसो बाइलैटरल। लघु बीजाणु चतुष्क या लघु बीजाणु टेट्राड का आकार द्विबीज पत्रियों में चतुष्क फलकीय और एक बीज पत्रियों में सम द्विपार्श्व होता है। अब क्या होगा, अब जैसे जैसे पराग कोश में परिपक्वन देखा जाएगा, जैसे जैसे एंथर मैच्योर होगा, उसके अंदर कौन सी एंजाइम कार्य करेगी, कैलेस, और कैलेस एंजाइम किसको घोलने लग जाएगी, इस कैलोस परत को घोलने लग जाएगी। और जब कैलोस परत को घोलने लग जाएगी तो आपके पास सारे लघु बीजाणु क्या हो जाएंगे, पृथक या अलग अलग हो जाएंगे। तो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, जैसे जैसे पराग कोश में परिपक्वन होता है, जैसे जैसे पराग कोश में परिपक्वन होता है, पराग कोश में परिपक्वन होता है, कैलेस एंजाइम, कैलेस एंजाइम कैलोस परत को घोलती है, कैलेस एंजाइम कैलोस परत को घोलती है, और लघु बीजाणु एक दूसरे से अलग या पृथक हो जाते हैं। और लघु बीजाणु एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। फिर यहां लिखेंगे अब लघु बीजाणु की संरचना, माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर। अब देखो, जब हम लघु बीजाणु की संरचना की बात करते हैं तो लघु बीजाणु की आकार जो होता है वो लगभग 25 से 50 माइक्रोन्स होता है। माइक्रोन आपको पता है ना, 10⁻⁻⁶। अब लघु बीजाणु की संरचना में दो परत पाई जाती है। जो बाह्य परत होती है उसे क्या कहते हैं, एक्साइन, और जो भीतर वाली परत होती है उसे कहते हैं इंटाइन। तो लघु बीजाणु की संरचना में बाह्य परत एक्साइन, भीतर की परत एंटाइन।
एक्साइन जो बाह्य परत होती है ये किससे बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन किस में पाया जाएगा? एक्साइन में। और इंटाइन जो होती है वो किससे बनी होती है? सेल्यूलोस और पेक्टिन से। तो लघु बीजाणु की संरचना में बाह्य परत कौन सी हो गई? एक्साइन। भीतर की परत कौन सी हो गई? इंटाइन। बाहर की परत एक्साइन किससे बनी हुई है? स्पोरोपोलेनिन। और इंटाइन किससे बनी हुई है? सेल्यूलोस और पेक्टिन। पूरे पादप जगत में सबसे ठोस पदार्थ कौन सा होता है? स्पोरोपोलेनिन। इसको ना तो अधिक तापमान, ना कोई एंजाइम, ना कोई अम्ल, ना कोई क्षार, इसको अपघटित कोई नहीं कर सकता। और ये अपघटित नहीं होता इसलिए हम लोग लघु बीजाणु या पराग कणों के जीवाश्म का अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि उसका जीवाश्म कभी भी नष्ट नहीं होता। किस कारण? स्पोरोपोलेनिन के कारण। अब अगर स्पोरोपोलेनिन इतनी कठोर है तो फिर पराग नलिका कैसे निकलेगी? तो इसका मतलब यह है कि एक्साइन में कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पर स्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जाता, और वो क्षेत्र जहां पर स्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जाता उसे हम जनन छिद्र या जर्म पोर कहते हैं। उसे अपन किस नाम से जानते हैं? जर्म पोर या जनन छिद्र। और यही वो छेद होते हैं, यही वो छिद्र होते हैं जिससे किसका निर्माण होगा? पराग नलिका का निर्माण होगा। तो लिखेंगे लघु बीजाणु की संरचना में आकार पहले तो 25 से 50 माइक्रोन्स, लघु बीजाणु की संरचना में बाह्य परत एक्साइन, लघु बीजाणु की संरचना में बाह्य परत एक्साइन की तथा आंतरिक परत इंटाइन की बनी होती है। बाह्य परत एक्साइन और आंतरिक परत इंटाइन कहलाती है, ऐसा कर लो। लघु बीजाणु की संरचना में बाह्य परत एक्साइन और भीतरी परत एंटाइन कहलाती है। एक्साइन स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है, एक्साइन स्पोरोपोलेनिन से निर्मित होती है, जबकि इंटाइन सेल्यूलोस व पेक्टिन से बनी होती है। इंटाइन सेल्यूलोस व पेक्टिन से बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, स्पोरोपोलेनिन पादप जगत का सबसे ठोस पदार्थ होता है। स्पोरोपोलेनिन पादप जगत का सबसे ठोस पदार्थ होता है। ब्रैकेट में लिख लेंगे, ताप, अम्ल, एंजाइम आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ताप, अम्ल, एंजाइम इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर नेक्स्ट पॉइंट, एक्साइन के ऐसे क्षेत्र, एक्साइन के ऐसे क्षेत्र जहां पर स्पोरोपोलेनिन नहीं पाई जाती, एक्साइन के ऐसे क्षेत्र जहां पर स्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जाता या नहीं पाई जाती,
उन्हें जनन छिद्र कहते हैं। उन्हें जनन छिद्र कहते हैं। ब्रैकेट में इन छिद्रों से पराग नलिका विकसित होती है। इन छिद्रों से पराग नलिका पोलन ट्यूब विकसित होती है। ठीक है, तो ये तो किसकी संरचना हमने देखी? लघु बीजाणु की। अब हेडिंग डालेंगे लघु बीजाणु का विकास। लघु बीजाणु का विकास। अब ये हमारे पास लघु बीजाणु है। लघु बीजाणु की बाह्य परत एक्साइन है, अंदर की परत इंटाइन है। अब जब लघु बीजाणु का विकास होगा तो लघु बीजाणु के विकास में सबसे पहले क्या देखा जाएगा? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, या जिसे हम क्या कहते हैं? माइटोसिस। अब लघु बीजाणु के विकास में सबसे पहले समसूत्री विभाजन होगा, और समसूत्री विभाजन से कितनी कोशिकाएं बनेंगी? 2 कोशिकाएं की संरचना बनेगी। तो लघु बीजाणु में जब पहला समसूत्री विभाजन होगा तो 2 कोशिकाएं बनेंगी। एक बड़ी कोशिका बनती है जिसे हम कहते हैं कायिक कोशिका या वेजिटेटिव सेल। एक क्या बनती है? कायिक कोशिका या जिसे कहते हैं वेजिटेटिव सेल, और दूसरी छोटी कोशिका होती है जिसे जनन कोशिका या जर्मिनल सेल या जेनरेटिव सेल। तो लघु बीजाणु के विकास में क्या हुआ? लघु बीजाणु के विकास में पहला समसूत्री विभाजन हुआ। पहला समसूत्री विभाजन हुआ तो कितनी कोशिकाओं बनी? 2 कोशिकाएं। जो बड़ी कोशिका है उसे क्या कहते हैं? कायिक कोशिका, और जो छोटी कोशिका होती है उसे क्या कहते हैं? जेनरेटिव कोशिका कहते हैं। इसका मतलब अब ये लघु बीजाणु कितने कोशिका से का निर्मित हो गया है? 2 कोशिकीय लघु बीजाणु हो गया। और इस 2 कोशिकीय लघु बीजाणु को ही अब हम क्या कहेंगे? परागकण। अभी तक तो बार बार हम लघु बीजाणु शब्द यूज कर रहे थे। अब परागकण का शब्द या परागकण या पोलन ग्रेन आप कब यूज करोगे? जब ये लघु बीजाणु कितना बड़ा हो जाएगा? 2 कोशिकीय। तो 2 कोशिकीय लघु बीजाणु को हम किस नाम से जानते हैं? परागकण के नाम से या पोलन ग्रेन के नाम से। अब ये परागकण क्या है? सुनना, ये परागकण जो होता है उसे हम कहते हैं नर युग्मकोद्भिद या मेल गैमीटोफाइट। आवृत जिम्नोस्पर्म में भी पोलन ग्रेन क्या था? नर युग्मकोद्भिद। आवृत बीजियों के अंदर भी परागकण क्या है? नर युग्मकोद्भिद। लेकिन एक फर्क होगा, अभी बताऊंगा। अब 60% आवृत बीजियों में, लगभग 60% आवृत बीजियों में इस 2 कोशिकीय अवस्था पर पॉलिनेशन हो जाता है। अब एंथर फटेगा और परागकणों का क्या होगा? परागन या पॉलिनेशन। किस अवस्था में? इस 2 कोशिकीय अवस्था में। कितने एंजियोस्पर्म? अरे मेरी गलती, आप ऐसे ध्यान से सुन रहे। आपको नींद आ रही थी ना बीच। आप ले लीजिए चपकी, एक 15 मिनट का झपकी लेके आ जाइए।
मेरे को भी आ रही है, मुझे भी आ रही है। मैं क्या अब लिखाऊंगा ना तो वहां झपकी ले लूंगा 5। तो 60% आवृत्ति 60% आवृत बीजियों में आपके पास परागन किस पे होगा? इस दो कोशिकीय संरचना पर होगा। लिखेंगे पहले एक बार। लघु बीजाणु का विकास, लघु बीजाणु का विकास अरे ठीक है यार, इसमें क्या है मतलब, पर वो बढ़िया है सर, बढ़िया है। मेरी भी। हाँ, लघु बीजाणु का विकास। लघु बीजाणु के विकास में, लघु बीजाणु के विकास में एक समसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु के विकास में एक समसूत्री विभाजन के द्वारा दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। बड़ी कोशिका कायिक कोशिका कहलाती है। बड़ी कोशिका कायिक कोशिका कहलाती है और छोटी कोशिका, जेनरेटिव सेल को जनन कोशिका ही कहते हैं। हाँ, जनन जर्म होता है, जेनरेटिव ही कहेंगे। और छोटी कोशिका को जेनरेटिव सेल, जनन कोशिका नहीं, यही होगी। बड़ी कोशिका कायिक कोशिका कहलाती है, वेजिटेटिव सेल, और दूसरी छोटी कोशिका जनन कोशिका या जेनरेटिव सेल कहलाती है। और इंपॉर्टेंट, इस दो कोशिकीय लघु बीजाणु को ही दो कोशिकीय लघु बीजाणु को ही परागकण कहा जाता है। दो कोशिकीय लघु बीजाणु को ही परागकण कहा जाता है। अब देखिए, वैसे तो आपके पास सीधा सवाल आएगा तो आप कह सकते हैं परागकण को हम क्या कहते हैं? नर युग्मकोद्भिद। लेकिन अगर बेहतर प्रश्न बनाएगा तो आपको याद रखना है परागकण जो है वो आंशिक रूप से विकसित नर युग्मकोद्भिद है, यानी जिसे हम कहते हैं पार्शली डिवेलप्ड मेल गैमीटोफाइट। अब आंशिक रूप से विकसित नर युग्मकोद्भिद क्यों है? एक मिनट, इसका कारण है। अभी अपन ने जो परागकण बनाया है वो कितने कोशिकाओं से बना हुआ है? दो। बड़ी कोशिका कौन सी हो गई? कायिक कोशिका। और छोटी कोशिका आपके पास कौन सी हो गई? जनन या जेनरेटिव सेल। तो आपके पास ये दो कोशिकीय माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु है, या इसे हम क्या कहते हैं? परागकण। अब 60% आवृत बीजियों में 60% आवृत बीजियों में इस दो कोशिकीय स्तर पर ही क्या देखा जाता है? परागन या पॉलिनेशन देखा जाएगा। लेकिन बाकी जो 40% आवृत बीजी हैं, बाकी आवृत बीजियों में ये जेनरेटिव सेल वापस डिवाइड करता है और जेनरेटिव सेल समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या बनाता है? दो नर युग्मक बना देता है। तो क्या हुआ? 60% आवृत बीजियों में तो परागन किस अवस्था पर हो गया?
60% आवृत बीजियों में 2 कोशिकीय परागकण या 2 कोशिकीय स्तर पर परागन हुआ और बाकी 40% आवृत बीजियों में अब ये आप कारण नहीं, अब मेरे को ऐसे हंसी आ रही है। और आप है ना, मतलब ईमानदारी से ये सबसे अच्छे व्यक्ति है क्योंकि ये अपने जोक अपने ऊपर ले सकते हैं, और जो व्यक्ति जोक अपने ऊपर ले सकता है ना, तो फिर उसको प्रॉब्लम नहीं होती। पर ये जोक समझे नहीं, नींद क्या इन्हें तो आ रही थी, मुझे भी आ रही थी। मैं आज 2:15 बजे झेरे ले लेके आया था गाड़ी में। नींद निकाल के आए थे आप? कैसे निकाली? मेरे से निकलती ही नहीं है, अंदर ही रहती है। नींद निकाल अच्छा चलो बस, बाकी आवृत बीजियों के अंदर जो जेनरेटिव सेल है वो डिवाइड करेगा, और डिवाइड करके क्या बना देगा? 2 नर युग्मक या 2 मेल गैमीट्स। इसका मतलब बाकी 40% जो आवृत बीजी हैं उसमें परागन कितनी कोशिकाओं पर होगा? 3 कोशिकीय स्तर पर। इसका मतलब 60% आवृत बीजियों में परागकण पूरा विकसित नहीं हुआ है, और पूरा विकसित नहीं हुआ है इसलिए इसको क्या कहते हैं? आंशिक रूप से विकसित नर युग्मक उद्भिद। ये एक तथ्य, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जिसमें 2 कोशिकीय स्तर पर परागन हुआ है, वहां पर परागन के बाद जब वो वर्तिकाग्र पर जाएगा तब 2 नर युग्मक बनेंगे। एक कुछ आवृत बीजों में पहले बन जाते हैं, कुछ में बाद में बनेंगे, लेकिन बनेंगे सब में 2-2। तो अब लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, परागकणों को या पोलन ग्रेन्स को आंशिक रूप से विकसित नर युग्मक उद्भिद कहा जाता है। परागकणों को आंशिक रूप से विकसित नर युग्मक उद्भिद कहा जाता है। पार्शियली डिवेलप्ड मेल गैमेटोफाइट। फिर नेक्स्ट पॉइंट, लगभग 60% आवृत बीजियों में, लगभग 60% आवृत बीजियों में इस 2 कोशिकीय अवस्था पर ही, लगभग 60% आवृत बीजियों में इस 2 कोशिकीय अवस्था पर ही परागन या पॉलिनेशन देखा जाता है। साठ प्रतिशत आवृत बीजियों में इस 2 कोशिकीय अवस्था पर परागन या पॉलिनेशन देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अन्य आवृत बीजियों में जेनेरेटिव सेल या जनन कोशिका, अन्य आवृत बीजियों में जेनेरेटिव सेल समसूत्री विभाजन के द्वारा दो नर युग्मक का निर्माण करती है। 2 नर युग्मक का निर्माण करती है। अतः परागन या पॉलिनेशन
परागन या पॉलिनेशन 3 कोशिकीय स्तर पर देखा जाता है। अतः परागन 3 कोशिकीय स्तर पर देखा जाता है। तो 60% आवृत बीजियों में परागन किस स्तर पर हो रहा है? 2 कोशिकीय स्तर पर, और बाकी बचे आवृत बीजियों में 3 कोशिकीय स्तर पर होगा। अब यहां पर अपन बात करेंगे पराग कणों की के विशिष्ट लक्षण की। तो अब यहां पर आप हेडिंग डाल देंगे पराग कण या पोलन ग्रेन्स। अब सबसे पहली चीज तो आपको पता होनी चाहिए, यहां पर पराग कणों की सक्रियता, या जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में वायबिलिटी, मतलब ये कितने समय तक सक्रिय रहते हैं। पॉलिनेशन तो हो जाता है, लेकिन ये घंटों तक, मिनटों तक या महीनों तक, कितने रूप तक ये क्रियाशील रहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे हम अनाज की बात करें, अनाज यानी गेहूं और चावल की, तो गेहूं और चावल जैसे पराग कणों की सक्रियता तो कितने मिनट में समाप्त हो जाती है? वो केवल 30 मिनट तक ही सक्रिय रहते हैं। लेकिन SLR, सोलनेसी कुल, लेग्यूमिनेसी कुल और रोजेसी कुल, ये कुल के जो पराग कण होते हैं उनकी क्रियाशीलता कितनी रहती है? महीनों तक रहती है। तो अलग अलग पराग कणों की क्रियाशीलता अलग अलग है। चावल और गेहूं जैसे अनाज जो होते हैं उनमें पराग कणों की क्रियाशीलता 30 मिनट तक रहती है, और सोलनेसी, लेग्यूमिनेसी और रोजेसी कुल के जो पराग कण हैं उनकी क्रियाशीलता महीनों तक रहेगी। फिर दूसरा आता है पराग कण का महत्व। अब पराग कण के महत्व की हम बात करें तो सबसे पहले पराग कण में पोषक तत्व होते हैं, और पोषक तत्वों के कारण जो ये डर्बी के घोड़े होते हैं, रेस हॉर्सेस, उनको पोषक के रूप में क्या दिए जाते हैं? पराग कणों का सिरप दिया जाता है। उसके अलावा पार्थेनियम हमने पढ़ा था इकोलॉजी में, कैरेट ग्रास, तो पार्थेनियम या कैरेट ग्रास के जो पराग कण हैं उससे एलर्जी होती है। उससे आपके पास कौन सा रोग देखा जाता है? एलर्जी। और ये पराग कणों का जो स्पोरोपोलेनिन है वही किसका कारण बनता है? एलर्जी का। तो एलर्जी किसके पराग कण उत्पन्न करते हैं? पार्थेनियम या कैरेट ग्रास के। और अगर आप पराग कणों को संरक्षित करना चाहते हैं, अगर आप उनको प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो कौन सी तकनीक? क्रायो प्रेजर्वेशन। क्या तापमान? -196 डिग्री सेंटीग्रेड। और किस में रखते थे? लिक्विड नाइट्रोजन में। एथलीट्स को और रेस हॉर्सेस दोनों को दिया जाता है। नहीं तो पार्थेनियम वाला, एक चीज, एलर्जी का मतलब पहली चीज तो है हर व्यक्ति को अलग अलग चीजों से एलर्जी हो सकती है। किसी व्यक्ति को बादाम से, तो इसका मतलब नहीं है सभी को है। लेकिन ये पार्थेनियम या कैरेट ग्रास ऐसा पादप है जो 60 से 70% पॉपुलेशन में एलर्जी उत्पन्न कर सकता है। बाकी तो सब अलग अलग सिस्टम रहता है। तो पहला तो पराग कणों की क्रियाशीलता, पराग कणों की क्रियाशीलता, इसमें लिख लेंगे गेहूं व चावल जैसे अनाज में, गेहूं व चावल जैसे अनाज के पराग कणों की क्रियाशीलता लगभग 30 मिनट तक की होती है। लगभग 30 मिनट तक होती है। चावल व गेहूं जैसे अनाजों के पराग कणों की क्रियाशीलता लगभग 30 मिनट तक होती है। और नेक्स्ट,
सोलनेसी, लेग्यूमिनेसी और रोजेसी कुल। सोलनेसी, लेग्यूमिनेसी और रोजेसी कुल के पराग कणों की क्रियाशीलता। सोलनेसी, लेग्यूमिनेसी और रोजेसी कुल के पराग कणों की क्रियाशीलता महीनों तक होती है। महीनों तक होती है। कारण तो इनका देखिए, क्रियाशील वायबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि नष्ट तो होते ही नहीं, कोई भी परागकण नष्ट नहीं होते। वायबिलिटी तो मतलब है केंद्रक पर, उनकी आनुवांशिकी पे निर्भर करती है। कोशिका द्रव्य और आनुवांशिकी, कोशिका द्रव्य की मात्रा कम ज्यादा है उस पर निर्भर करेगी, और उनका जो डीएनए है उसके मेकअप पे निर्भर करती है। स्पोर हम निकालते हैं, पॉलिनेशन के बाद से सक्रियता अपन निकालना चालू करते हैं। जैसे ऐसे कई परागकण हैं, दो बहुत इंपॉर्टेंट, एक है ल्यूपिनस आर्टिकस और एक फिनिक्स डैक्टिलीफेरा। दो ऐसे पादप होते हैं जिनकी परागकणों की क्रियाशीलता 10,000 और 2,000 साल से ज्यादा है। तो ये तो अलग अलग सिस्टम है, कौन कितनी अवस्था में सक्रिय रहता है अलग, ये तो हर पादप की जेनेटिक्स पे निर्भर करेगा। ठीक है, फिर निकलेंगे परागकणों के महत्व। नेक्स्ट, देखिए क्रायो प्रेजर्वेशन या क्रायो, आप एक सिंपल ही चीज देखिए, आपने फलों को और सब्जियों को सड़ने से रोकने के लिए उसको फ्रिज में रखते हैं। कोई भी चीज को खराब होने से फ्रिज में रखते हैं, उसका बेसिक कारण क्या है? हर जीव की, वो सूक्ष्म जीव हो या मानव हो, कोई भी जीव हो, उसकी सर्वाधिक क्रियाशीलता रहती है 20 से 35 या 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य। और यह देखा गया है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य हर जीव की उपापचय क्रिया सर्वाधिक रहती है, उसकी एंजाइम की क्रिया सर्वाधिक रहती है। तो अगर आप फ्रिज में रख रहे हो किसी चीज को 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 3 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो उपापचय क्रिया या एंजाइम की क्रिया क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और जितनी उपापचय क्रिया कम हो जाएंगी उतना ज्यादा समय तक वो फ्रेश या ताजा रहेगा। अब क्रायो प्रेजर्वेशन यह कहता है कि हमने एक ऐसा तापमान पता लगाया है जिस पर सारी उपापचय क्रिया एकदम से बंद हो जाती है, और वो तापमान है -196 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तापमान पर कोई भी सूक्ष्म जीव, दुनिया का कोई भी जीव हो, किसी भी तरह की एंजाइम हो, किसी भी तरह की उपापचय क्रिया हो, वो -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर काम नहीं करती। इसका मतलब जब वो उपापचय रूप से बिल्कुल निष्क्रिय हो गया है, तो आप उसको 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 150 साल तक क्या कर सकते हो? संरक्षित रख सकते हो। तो ये तापमान जो है ना -196, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इस पर सभी उपापचय क्रिया और एंजाइम की गतिविधि बंद हो जाती है। ठीक है, तो परागकणों के महत्व में पहला तो यह धावक व रेस हॉर्सेस के लिए पोषक तत्व के रूप में कार्य करता है। धावक व रेस हॉर्सेस के लिए पोषक के रूप में कार्य करता है। और दूसरा, पार्थेनियम अथवा कैरेट ग्रास के परागकण पार्थेनियम अथवा कैरेट ग्रास के परागकण एलर्जी उत्पन्न करते हैं। परागकण
एलर्जी उत्पन्न करते हैं। पार्थेनियम अथवा कैरेट ग्रास के परागकण एलर्जी उत्पन्न करते हैं। और फिर नेक्स्ट पॉइंट, परागकणों का संरक्षण, परागकणों का संरक्षण क्रायो प्रेजर्वेशन, क्रायो संरक्षण या क्रायो प्रेजर्वेशन, लिक्विड नाइट्रोजन और -196 डिग्री सेंटीग्रेड, लिक्विड नाइट्रोजन और -196 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये अपन ने तो नर या लघु बीजाणु जनन की बात की और नर लैंगिक संरचना। अब हेडिंग डाल देंगे मादा लैंगिक संरचना पुष्प। अब मादा लैंगिक संरचना में हमारे पास पिस्टिल या कार्पल है। पिस्टिल या कार्पल जिसे हम क्या कहते हैं, स्त्री केसर। ठीक है, स्त्री केसर की संरचना में हमारे पास क्या पाया जाता है, अंडाशय, ओवरी, वर्तिका स्टाइल और वर्तिकाग्र स्टिग्मा। तो जब हम एक स्त्री केसर की बात करते हैं, स्त्री केसर में या मतलब आपके पास मादा लैंगिक संरचना वैसे तो क्या कहलाती है, गायनोशियम या जायांग। और गायनोशियम या जायांग किसका गुच्छा होता है, स्त्री केसर का गुच्छा। और स्त्री केसर में आपके पास तीन संरचनाएं हैं, अंडाशय जिसे हम कहते हैं ओवरी, वर्तिका जिसे कहते हैं स्टाइल, और वर्तिकाग्र जिसे क्या कहते हैं, स्टिग्मा। और ये जो अंडाशय होता है, इस अंडाशय के भीतर क्या पाया जाता है, बीजांड या जिसे हम क्या कहते हैं, ओव्यूल। ठीक है, तो लिखेंगे पहला तो मादा लैंगिक संरचना हाँ निर्माण लगातार होता रहता है। सवाल है शुक्र जनन होने की अवधि कितनी होती है। शुक्र जनन को पूरा होने में 70 से 75 दिनों का समय लगता है। हाँ, लेकिन एक कोशिका, सारी कोशिका एक समय पर थोड़ी कर रही है, अलग अलग काम कर रही है। अरे भाई, आपके पास 10,000 कोशिकाएं हैं, 10,000 नर जनन कोशिका है, 10,000 नर जनन कोशिका हर एक दिन से थोड़ी है, हर दिन बना रही है, शुक्राणुओं का निर्माण कर रही है। और निर्माण लगातार बनते रहते हैं। हाँ, लगातार बनते रहते हैं। एकदम से क्या हुआ, परागकण आया। अच्छा, हाँ, मादा लैंगिक संरचना गायनोशियम कहलाती है, जायांग। मादा लैंगिक संरचना जायांग कहलाती है, जो स्त्री केसर के समूह से बनी होती है। मादा लैंगिक संरचना जायांग कहलाती है, जो स्त्री केसर के समूह से बनी होती है।
जो स्त्री केसर के समूह से बनी होती है। स्त्री केसर, स्त्री केसर अंडाशय, वर्तिका व वर्तिकाग्र से मिलकर बना होता है। स्त्री केसर अंडाशय, वर्तिका व वर्तिकाग्र से मिलकर बना होता है। ये बना लीजिए, आप संरचना बनाना चाहें। ठीक है, अब हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? अंडाशय के भीतर क्या पाया जाता है? बीजांड। बीजांड को हम और किस नाम से जानते हैं? गुरु बीजाणुधानी के नाम से। ये बना लिया। आगे तो अब हमारे पास ओव्यूल या जिसे हम कहते हैं बीजांड, मेगा स्पोरेंजियम या गुरु बीजाणुधानी। अब एक सेकेंड, एक हाँ एक सेकेंड, ठीक है। अब एक सेकेंड, सबसे पहले हमारे पास अब एक बीजांड की संरचना हम देख रहे हैं। सबसे पहले ये जो बीजांड मैंने बनाया है, ये बीजांड जो है वो 180 डिग्री उल्टा हुआ है और इस तरह के बीजांड को हम कहते हैं एनाट्रोपस। अभी अपन अलग अलग बीजांड के प्रकार देखेंगे। तो ये आपके पास किस तरह का बीजांड है? एनाट्रोपस। 80% 80 से 85% आवृत बीजियों में बीजांड किस प्रकार का होगा? एनाट्रोपस। सो सबसे कॉमन प्रकार का जो बीजांड होता है, वो सबसे कॉमन प्रकार का बीजांड ही कौन सा है? एनाट्रोपस। सबसे पहले एनाट्रोपस का जो तंतु है, बीजांड का जो तंतु या फिलामेंट होता है, उसे क्या कहते हैं? फ्यूनिकल। जो ये डंडी है, तंतु है, उसे क्या कहते हैं? फ्यूनिकल। अब ये तंतु या फ्यूनिकल मुख्य काय से संलयित जब हो जाता है, यहां पर तंतु या स्टॉक है,
और यहां पर मुख्य काय है। मुख्य काय और तंतु जिस बिंदु पे संलयित हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? हाइलम। हाइलम वो बिंदु है जहां पर तंतु और मुख्य काय संलयित हो गए हैं। फिर ये दो अध्यावरण होते हैं जिनको क्या कहते हैं? इंटेग्यूमेंट्स। आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट। तो ये अध्यावरण है या जिसे कहते हैं इंटेग्यूमेंट्स। ऊपर वाला जो छेद है इस सिरे को क्या कहते हैं? माइक्रोपाइलर सिरा। हिंदी में इसको कहते हैं सूक्ष्म, नहीं कुछ तो कहते हैं। और माइक्रोपाइलर सिरे के ठीक ऑपोजिट सिरा जो होता है, माइक्रोपाइलर सिरे के ठीक ऑपोजिट वाला सिरा क्या कहलाता है? चैलेजल सिरा। और फिर पैरेनकाइमा कोशिकाओं का समूह होगा इसके अंदर, और पैरेनकाइमा कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? न्यूसेलस। ये न्यूक्लियस नहीं है, क्या है? न्यूसेलस। ठीक है, माइक्रोपाइलर सिरे को बीजांड द्वार, बीजांड द्वार सिरा। और चैलेजल सिरे को यही कहते हैं, यही। बना लीजिए तक। ये तो भाग क्या जाएगी, तो निकाल के आए हैं। वैसे नींद निकालने का तात्पर्य मतलब आप नींद लेकर आए हैं। मैं डर गया। बन गया।
एनाट्रोपस की हिंदी है क्या, देखो तो। एनाट्रोपस नहीं होती, होती है, होती है। पर आपके एग्जाम में एनाट्रोपस ही आएगा, एट्रोपस और तो ये सब एनाट्रोपस लिखा हुआ एनाट्रोपस ही आता है। तो हिंदी नहीं, पर उसमें एनाट्रोपस होता ही क्या है, प्रतीप। प्रतीप, चलिए लिखें। आप देखिए पॉइंट्स आप क्या क्या ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले लिखेंगे पॉइंट, बीजांड की संरचना, हेडिंग डाल देंगे। बीजांड की संरचना में पहला पॉइंट, बीजांड के तंतु को फ्यूनिकल कहा जाता है। के तंतु को फ्यूनिकल कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, जिस बिंदु पर फ्यूनिकल, नेक्स्ट पॉइंट, जिस बिंदु पर फ्यूनिकल व बीजांड काय संलयित होते हैं, जिस बिंदु पर फ्यूनिकल व बीजांड काय संलयित होते हैं, जिस बिंदु पर फ्यूनिकल व बीजांड काय संलयित होते हैं, फ्यूज होते हैं, उस क्षेत्र को हाइलम कहा जाता है। उस क्षेत्र को हाइलम कहा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट, बीजांड में पैरेनकाइमा कोशिकाओं के समूह को न्यूसेलस कहा जाता है। पैरेनकाइमा कोशिकाओं के समूह को न्यूसेलस कहा जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले बीजांड के प्रकार हम देखते रहें, आगे देखेंगे। अब सबसे पहले ये न्यूसेलस जो है, ये न्यूसेलस की कोशिकाएं अब किसका निर्माण करेंगी, गुरु बीजाणु का। तो अब हेडिंग डाल देंगे इसमें सबसे पहले हम, गुरु बीजाणु जनन। अब गुरु बीजाणु जनन, या जिसे हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, अब हमारे पास कौन सी संरचना है, अब न्यूसेलस। अब न्यूसेलस की जो कोशिका होती है, न्यूसेलस की कोशिका किसके रूप में काम करेगी, एमएमसी। एमएमसी को हम कहते हैं मेगास्पोर या गुरु बीजाणु माता कोशिका। तो एमएमसी को हम कहते हैं गुरु बीजाणु माता कोशिका के रूप में काम करेगी। तो न्यूसेलस की अब कोशिका जो है वो किसके रूप में काम करेगी, गुरु बीजाणु माता कोशिका या मियोसाइट के रूप में। अब इसमें क्या होगा, मियोसिस, और अर्धसूत्री विभाजन से कितने गुरु बीजाणु बनेंगे तो 4, लेकिन 4 में से 3 नष्ट हो जाते हैं और केवल एक सक्रिय गुरु बीजाणु रहता है। तो
तो हमने देखा था जब हम मादा की बात करते हैं तो अर्धसूत्री विभाजन से 4 बनते हैं लेकिन 3 नष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सारा का सारा कोशिका द्रव्य एक ही गुरु बीजाणु में पाया जाएगा। तो 3 नष्ट हो जाएंगे और सक्रिय कितना रहेगा? एक गुरु बीजाणु ही रहेगा। तो लिखेंगे गुरु बीजाणु जनन में बीजांड द्वार की ओर, लिखेंगे इसमें बीजांड द्वार की ओर उपस्थित न्यूसेलस कोशिकाएं माइक्रोपाइलरेंट। बीजांड द्वार की ओर उपस्थित न्यूसेलस की कोशिकाएं बीजांड द्वार के पास उपस्थित न्यूसेलस की कोशिकाएं गुरु बीजाणु माता कोशिका, गुरु बीजाणु माता कोशिका अथवा मियोसाइट के रूप में कार्य करती है। गुरु बीजाणु माता कोशिका अथवा मियोसाइट के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट पॉइंट, गुरु बीजाणु माता कोशिका में मियोसिस के द्वारा, गुरु बीजाणु माता कोशिका में मदर सेल, यही कहेंगे मातृकोशिका। अच्छा, गुरु बीजाणु मातृकोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा एक क्रियाशील गुरु बीजाणु का निर्माण करती हैं। एक क्रियाशील गुरु बीजाणु का निर्माण करती हैं। एक क्रियाशील गुरु बीजाणु का निर्माण करती हैं। अब कौन विकसित होगा? ये गुरु बीजाणु का विकास होगा। तो अब हेडिंग डालेंगे गुरु बीजाणु का विकास। अब इस गुरु बीजाणु में इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली चीज, इस गुरु बीजाणु में सबसे पहले 3 स्वतंत्र केंद्रक विभाजन होंगे। सबसे पहली चीज, इस गुरु बीजाणु में क्या होगा? इस गुरु बीजाणु में 3 स्वतंत्र केंद्रक विभाजन होंगे। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन मतलब केवल केंद्रक विभाजन होगा, कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होगा। तो गुरु बीजाणु के विकास में सबसे पहले 3 स्वतंत्र केंद्रक विभाजन होंगे। तो कितने केंद्रक बनेंगे? 8 केंद्रक का निर्माण होगा। कितने न्यूक्लियाई का निर्माण होगा? 8 न्यूक्लियाई का निर्माण। इसके बाद कोशिका द्रव्य विभाजन होगा। इसके बाद किसका विभाजन होगा? कोशिका द्रव्य विभाजन। और कोशिका द्रव्य विभाजन होने के बाद 8 केंद्रक और 7 कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है। और ये 8 केंद्रकीय 7 कोशिकीय संरचना जो गुरु बीजाणु से विकसित होती है, इसे हम कहते हैं भ्रूण कोश। भ्रूण कोश, या जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक। और ये भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक को ही क्या कहा जाता है? मादा युग्मकोद्भिद। नर युग्मकोद्भिद किसे कह रहे थे? परागकण को। और मादा युग्मकोद्भिद मेल गैमीटोफाइट को भ्रूण कोश कहा जाता है। तो क्या हुआ? गुरु बीजाणु के विकास में सबसे पहले 3 स्वतंत्र केंद्रक विभाजन हुए। 3 स्वतंत्र केंद्रक विभाजन से कितनी केंद्र की अवस्था बनी? 8 केंद्रक। उसके बाद कोशिका द्रव्य विभाजन हुआ
और एक 8 केंद्रकीय 7 कोशिकीय संरचना बनती है जिसे क्या कहते हैं, भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद। लिखेंगे गुरु बीजाणु का विकास में लिखेंगे गुरु बीजाणु में तीन स्वतंत्र केंद्रकीय विभाजन के द्वारा आठ केंद्रकीय अवस्था निर्मित होती है। आठ केंद्रकीय अवस्था निर्मित होती है। इसके पश्चात कोशिका द्रव्य विभाजन देखा जाता है। इसके पश्चात कोशिका द्रव्य विभाजन देखा जाता है और 8 केंद्रकीय व 7 कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है। कोशिका द्रव्य विभाजन देखा जाता है और 8 केंद्रकीय 7 कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है। इस 8 केंद्रक 7 कोशिकीय संरचना को ही इस 8 केंद्रक 7 कोशिकीय संरचना को ही भ्रूण कोश एम्ब्रियो सैक कहते हैं। भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक कहते हैं और यह भ्रूण कोश ही मादा युग्मकोद्भिद कहलाता है। और यह भ्रूण कोश ही मादा युग्मकोद्भिद कहलाता है। मेल गेमिटोफाइट मतलब फीमेल, सॉरी, मादा युग्मकोद्भिद यानी फीमेल गेमिटोफाइट। अब इसका मतलब अगर अब अपन भ्रूण कोश की संरचना देखें तो यहां पर ये मैंने ले लिया चैलेजल सिरा और ये बीजांड द्वार सिरा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्या बनाया मैंने, भ्रूण कोश हमने देखा है। अब भ्रूण कोश में सबसे पहले केंद्रक कितने होंगे, 8। ये देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 केंद्रक कितने हैं, 8, लेकिन कोशिकाएं 3 6 और ये पूरी बड़ी कोशिका 7। कोशिका कितनी है, 7।
अब चैलेजल सिरे की अपन बात करें, जो चैलेजल सिरे पर 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं, इन्हें हम कहते हैं एंटीपोडल सेल्स, प्रतिमुखी कोशिकाएं। प्रतिमुखी कहते हैं ना इनको। तो आपके पास 3 कोशिकाएं तो क्या हो गई, प्रतिमुखी कोशिकाएं, एंटीपोडल सेल्स, जो कहां की तरफ है, चैलेजल सिरे की तरफ। बीजांड द्वार सिरे की तरफ एक तो होती है अंड कोशिका, एक तो आपके पास एग सेल या अंड कोशिका होंगी, और उसके साथ में 2, इसे कहते हैं सिनर्जिड्स या सहायक कोशिकाएं। सिनर्जिड्स या जिसे हम कहते हैं सहायक कोशिकाएं। और 2 सिनर्जिड्स हैं, एक अंड कोशिका है, इनको मिलाकर, तीनों को मिलाकर हम कहते हैं एग अपैरेटस। और बीच वाली कोशिका को हम कहते हैं केंद्रक कोशिका या सेंट्रल सेल। और इनके जो 2 केंद्रक हैं, इनको कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक, पोलर न्यूक्लियाई, या क्या कहते हैं, ध्रुवीय केंद्रक। तो हमारे पास ये एक भ्रूण कोश की संरचना बनाई है। आपसे ये सवाल पूछ सकते हैं, भ्रूण कोश जो है वो कितनी कोशिका से बना है, 7, केंद्रक कितने हैं, 8। तो 8 केंद्रक, 7 कोशिकीय संरचना है। फिर आपसे ये पूछ सकते हैं कौन सी कोशिका किस सिरे पर है। तो चैलेजल सिरे की तरफ कौन सी कोशिकाएं होंगी, प्रतिमुखी एंटीपोडल सेल्स। बीजांड द्वार सिरे की तरफ एक अंड कोशिका, 2 सहायक कोशिकाएं, और बीच में केंद्रक कोशिका, सेंट्रल सेल होगा, जिसके 2 केंद्रक हैं, जिसे क्या कहते हैं, ध्रुवीय केंद्रक। फिर यहां पर एक नई चीज है, ये सहायक कोशिकाओं के जगह देखो, मैंने सहायक कोशिकाओं के बीच बीच में मैंने क्या बनाए हैं, इन्हें हम कहते हैं फिलीफॉर्म संरचनाएं या फिलीफॉर्म अपैरेटस। ये इंपॉर्टेंट है। सिनर्जिड्स यानी सहायक कोशिकाओं में क्या पाए जाते हैं, फिलीफॉर्म अपैरेटस। ये फिलीफॉर्म अपैरेटस कार्बोहाइड्रेट्स, रसायन का स्त्रावन करते हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट्स या रसायन के स्त्रावन के कारण ही पराग नलिका को पता चलता है कहां जाना है। तो पराग नलिका को दिशा देने में कौन काम करता है, फिलीफॉर्म अपैरेटस। कैसे, रसायन या कार्बोहाइड्रेट्स के स्त्रावन द्वारा। बना लो।
बन गया? ये एंटीपोडल को प्रतिमुखी प्रति शांत, चैलेजल को निभाग, हाँ चैलेजल को निभाग सिरा, और प्रति शांत। ये पूरा पूरा सिलेबस इसी में ही है या पहली है दूसरी है? पहली है ये रजिस्टर एक हो चुका है। अच्छा उसका नहीं है। बन गया? ठीक है, इसमें पॉइंट ऐड कर देंगे। ठीक है, लिखे। अब लिखेंगे पॉइंट। सिनर्जिड्स में विशेष प्रकार के सिनर्जिड्स यानी सहायक कोशिकाओं में सिनर्जिड्स अथवा सहायक कोशिकाओं में सिनर्जिड्स अथवा सहायक कोशिकाओं में विशेष प्रकार के फिलीफॉर्म अपैरेटस पाए जाते हैं। विशेष प्रकार के फिलीफॉर्म अपैरेटस पाए जाते हैं जो जटिल कार्बोहाइड्रेट्स का स्त्रावन कर जो जटिल कार्बोहाइड्रेट्स का स्त्रावन कर जो जटिल कार्बोहाइड्रेट्स का स्त्रावन कर पराग नलिका को दिशा देने में सहायक होते हैं। जो जटिल कार्बोहाइड्रेट्स का स्त्रावन कर पराग नलिका को दिशा देने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश बन गया। भ्रूण कोश में कितने केंद्रक हैं? 8 और कोशिका कौन सी है? 7 कोशिका। अब यहां पर हेडिंग डाल देंगे बीजांड के प्रकार। बीजांड के प्रकार।
ठीक है, तो बीजांड के प्रकार में हमारे पास, एक मिनट, सबसे पहला बीजांड का प्रकार आता है जिसे हम कहते हैं एट्रोपस या ऑर्थोट्रोपस, सीधा बीजांड। अब सीधे का मतलब यह है कि इसमें यह तंतु हो गया फ्यूनिकल, यह निभाग सिरा हो गया, और यह बीजांड द्वार सिरा हो गया। तो बीजांड द्वार सिरा, निभाग सिरा और फ्यूनिकल एक ही अक्ष में आते हैं, एक सीधे अक्ष में आते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ऑर्थोट्रोपस या एट्रोपस बीजांड कहेंगे। लेकिन हमने जो बीजांड बनाया था वो इस प्रकार का बनाया था, यानी किस प्रकार का? प्रतीप या एनाट्रोपस, और सब जिसमें बीजांड का 180 डिग्री क्या होती है? घूम रखी होती है। तो फ्यूनिकल या तंतु पर 180 डिग्री कौन घूम जाती है? बीजांड का। और सबसे कॉमन प्रकार का बीजांड, मोस्ट कॉमन टाइप या सबसे कॉमन प्रकार का बीजांड जो पादपों में होता है वो कौन सा होगा? एनाट्रोपस होगा। अब एक मिनट, फिर तीसरा आता है हेमीट्रोपस। हेमीट्रोपस का मतलब है अब जो बीजांड काय होगी वो फ्यूनिकल के 90 डिग्री अक्ष पर होगी। तो इसमें बीजांड का है फ्यूनिकल के क्या है? 90 डिग्री अक्ष पर है। हाँ, ये बतख की चोंच लग रही है। हाँ, बट इसमें आपके पास बीजांड का है किस अक्ष पर होती है? 90 डिग्री एंगल पर होगी। यह हेमीट्रोपस है। फिर आता है कंपाइलोट्रोपस। अब देखिए, चित्र बनाने को आएगा नहीं। और बीजांड का है जब फ्यूनिकल के 90 डिग्री अक्ष पे, तो उसको अपन ने क्या कह दिया? हेमीट्रोपस। अब बाकी जो दो भाग है कंपाइलोट्रोपस और एम्फीट्रोपस, उसमें 90 और 180 के बीच की है। अगर आप 90 डिग्री अक्ष को थोड़ा और घुमा दो, मतलब लगभग 100 डिग्री 110 डिग्री पे घुमा दो, तो आपके पास कैसा बीजांड बनेगा? कंपाइलोट्रोपस। और 130 140 और ज्यादा घुमा दो तो क्या होगा? एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस पे प्रश्न वो बना सकते हैं कि इसकी खासियत ये होती है कि इसमें जो आपके पास भ्रूण कोश होता है वो घोड़े की नाल जैसा हो जाता है। तो अगर सवाल आ जाए कि आप ऐसा बीजांड बताइए जिसमें भ्रूण कोश घोड़े की नाल आकार जैसा होता है, तो घोड़े की नाल आकार जैसा किसमें मिलेगा आपको? एम्फीट्रोपस। और वो घोड़े की नाल जैसा क्यों हो गया है? क्योंकि इसमें घुमाव ज्यादा है। और अगर 180 डिग्री घूम जाता है तो वो क्या था? एनाट्रोपस। और अगर बीजांड का 360 डिग्री घूम जाती है, बीजांड का अगर 360 डिग्री, 180 और एक और 80 180 घुमा दीजिए, तो बीजांड का अगर 360 डिग्री रोटेट हो जाए, तो उस तरह के बीजांड काय को या उस तरह के बीजांड को क्या कहेंगे? सर्किनोट्रोपस। सीधा है ऑर्थोट्रोपस, 90 डिग्री पर है हेमीट्रोपस, 180 डिग्री पर है एनाट्रोपस। अब 90 और 120 180 के बीच में है कंपाइलोट्रोपस और एम्फीट्रोपस, और 360 डिग्री घूम चुका है सर्किनोट्रोपस। ये प्रकार।
आगे आगे ठीक है, इसमें याद रखना सारे उदाहरण आप याद नहीं रख सकते ना, कोई कुल में अलग अलग आपको सवाल आएगा तो सबसे कॉमन टाइप का आपको ध्यान में रखना है एनाट्रोपस, और सबसे कम कॉमन रेयर जो देखा जाता है वो सर्किनोट्रोपस, वो कैक्टस में मिलता है सिर्फ। आगे अलग फैमिली में रेनिनकुलेसी में होता है, पर ये नहीं याद, आप कोई प्रश्न नहीं बनाएंगे हेमीट्रोपस कंपाइलोएम्फी, क्योंकि कुल में भी है, कुल में भी काफी में होता है, काफी में नहीं होता, सब में कॉमन एनाट्रोपस। उदाहरण के बेसिस पर आप कभी भी बीजांड के प्रकार याद ही नहीं रख सकते। बस बहुत है। तो हमने नर लैंगिक संरचना, मादा देख ली, परागन, फिर पॉलिनेशन नेक्स्ट क्लास से देखेंगे।